Morning students, this is the part 8 of your lesson resource and development of social science class 10. Now resource management रिसोर्स यानी संसाधन, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन. रिसोर्स मैनेजमेंट संसाधन का प्रबंधन. We need to plan the utilization of our natural resources to maintain the ecological balance. This means meeting our current requirements and conserving natural resources for the future. हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित किया भी जा सके. और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, ये बोल रहा है. वी नीड टू प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. यानी हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे उपयोग करना है, उसका प्रबंधन या प्लान करना पड़ेगा. राइट. इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स मीटिंग आवर करेंट रिक्वायरमेंट, यानी हमारा आज का वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो. मीटिंग आवर करेंट रिक्वायरमेंट एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए भी संरक्षण किया जा सके. कंजर्वेशन. We can adopt the following measures to achieve this balance. और इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं. क्या है? फर्स्ट क्या है? फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. अल्टरनेटिव रिसोर्सेज मतलब वैकल्पिक संसाधनों पर जोर. फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दे सकते. वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज दैट कॉज हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन विथ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है, उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन अवॉइड द यूज ऑफ कोल एज फॉर एज पॉसिबल एंड यूज नेचुरल गैस इंस्टीड. जैसे कि जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए. We can also make greater use of solar energy and wind power to ensure long-term energy availability. यानी लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए. विंड पावर यानी पवन एनर्जी. राइट. In addition, we can give incentives and develop systems to promote such alternate energy sources. इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है. सेकेंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस, यानी जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के नियम हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी उनका निर्धारण करके उनका उचित तरीके से एक्ट में भी आना चाहिए. लोगों का उपयोग भी उसको करना चाहिए और मानना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड, जैसे कि सरकार ने बहुत सारे पर्यावरण संबंधित नियम और मापदंड बनाए हैं, और इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब नियम का पालन करना. राइट. पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस, जैसे कि द गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड मैनी एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस एंड सेट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड टू अचीव दिस गोल. इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं, और इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है. What is now required is strict implementation and observation of these laws and standards. ठीक. उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेस्टेज शुड बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल। वेस्टेज शुड बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल यानी कचरे को अलग अलग करके उनको रिसाइकल करना। इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज। जैसे कि उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने पर सख्ती होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन एवरी रीजन। और अलग अलग क्षेत्र के अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट लगाना। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन एवरी रीजन। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट लगाना। इंडस्ट्रीज यूजिंग डेंजरस पॉल्यूटेंट्स सच एज मर्करी, क्रोमियम एक्सेट्रा शुड बी मॉनिटर्ड टू कंट्रोल देयर इमिशन। यानी विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी यानी पारा, लेड यानी सीसा, क्रोमियम इत्यादि। नाउ थर्ड पॉइंट इज इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का समुचित उपयोग। वी लिव इन आ कंज्यूमर एज वेयर पीपल एस्पायर फॉर फिजिकल कंफर्ट। यानी आज हम जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है, इससे संसाधन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। वी लिव इन अ कंज्यूमर एज यानी भौतिक सुख सुविधाओं को पीपल एस्पायर फॉर फिजिकल कंफर्ट यानी बहुत लोग जो है भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ मची हुई है और इससे क्या हो रहा है, संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। However, a small segment of the pollution uses a disproportionately large share of natural resources for its own comfort। यानी जिस प्रकार कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। We would need the resources of 4 planet for our planet Earth to provide this level of comfort to everyone। और इसी प्रकार क्या है कि सभी मनुष्य उपयोग करने लगे तो पृथ्वी की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखा है, वी वुड नीड द रिसोर्सेज ऑफ 4 प्लेनेट। ये 4 प्लेनेट हैं। वी वुड नीड the resources of 4 planet Earth to provide this level of comfort to everyone। यानी जिस प्रकार से उपयोग अभी हो रहा है, मनुष्य इन्वायरमेंटल का उपयोग कर रहे हैं, संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो पृथ्वी की ये जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। गांधी जी राइटली सेड, और इस विषय पर गांधी जी ने क्या बोला था, गांधी जी rightly said, the world has enough for everyone's need, but not enough for anyone's greed। Every one of us needs to consider how we can rationally use resources and product। देखिए बहुत अच्छा लाइन है ये, the world has enough for everyone's need, but not enough for anyone's greed। यानी हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए चीज़ें अपर्याप्त हैं। अब बेटा नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। हाँ, यू रीड एंड अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू आंसर। अपने मन से कोशिश करना। वी जनरेट वेस्ट इन आवर होम्स एवरी डे। सम ऑफ दिस वेस्ट कैन बी रीयूज्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वेस्टेज एंड एक्सप्लेन हाउ वी कैन रीयूज देम। यानी हमारे घर में प्रतिदिन कचरा निकलता है, इसमें से कुछ दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसकी सूची तैयार करें और उसके उपयोग के बारे में लिखें। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर एरिया। यानी आपके क्षेत्र के जो नवीनीकरण संसाधन हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसके कुछ उदाहरण के बारे में लिखिए। डिस्कस एंड प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब संसाधनों के समुचित उपयोग।
के बारे में एक पोस्टर तैयार करना है आपको। और कैन सोलर एनर्जी बी द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया 30 ईयर्स हैंस, डिस्कस इन क्लास। इसका मतलब आप क्लास में तो नहीं हैं, आप ग्रुप में ही यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और अपना राइटअप को लिख के सेंड कर सकते हैं कि क्या 30 वर्ष के बाद भारत के लिए सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत बन सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट अ केस स्टडी। अब रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पे पढ़ना जरूरी है, राइट। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन रिसोर्स मैनेजमेंट अ केस स्टडी, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक केस का अध्ययन कर रहे हैं, संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियों के बारे में। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, देखो इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। दिस कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द हरिके बैरेज इन पंजाब, यानी पंजाब के हरिके बांध से यह नहर निकाली गई। इट ट्रेवल्स द थार डेजर्ट एंड फ्लोज पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर, यह थार मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। द लेंथ ऑफ इट्स मैन कैनल इज अबाउट 650 किलोमीटर, यानी इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। इफ द फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैनल्स आर इंक्लूडेड, द टोटल लेंथ ऑफ द कैनल सिस्टम इज अबाउट 9060 किलोमीटर, यानी जबकि सभी उप नहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। द एस्टिमेटेड इरिगेटेड एरिया इज अबाउट 20 लाख हेक्टेयर्स, यानी इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। दिस इरिगेटेड एरिया इज द कमांड एरिया, इसे हम इसका कमांड क्षेत्र कहते हैं। दिस इरिगेटेड एरिया इज द कमांड एरिया। सॉरी। द थार डेजर्ट हैज मासिव सैंड ड्यून्स एंड स्पेयर्स वेजिटेशन, ठीक है, यानी थार डेजर्ट जो है वह मरुस्थल का क्षेत्र है और एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाली रेत के टीले पाए जाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियाँ या वेजिटेशन नगण्य हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट द सैंड, जो आपको मैंने बताया कि मरुस्थल का क्षेत्र है तो रेत जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है और टीला बना लेती है। सो सॉइल इरोजन इज प्रोनाउंस, सॉइल इरोजन इज प्रोनाउंस का मतलब मिट्टी, हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव बहुत अधिक है। सॉइल इरोजन इज प्रोनाउंस। इन समर द टेम्परेचर राइजेस टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब कि गर्मी में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, सेल्सियस तक हो जाता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल इज बिलो 10 मिलीमीटर और औसत वार्षिक वर्षा 10 मिलीमीटर से भी कम होती है। नाउ डेवलपमेंट वर्क, विकास कार्य कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। इरिगेशन इन फेज 1 इन द कमांड एरिया बिगिन इन 1960 एंड इन 1980 इन फेज 2। देखिए चरण 1 यानी फेज 1 के कमांड क्षेत्र में, कमांड एरिया में सिंचाई 1960 से प्रारंभ हुई, जबकि फेज 2 की शुरुआत 1980 से हुई। द कैनल ट्रांसफॉर्म द डेजर्ट इनटू अ लस एंड मॉइस्ट एरिया, यानी क्या हुआ, नहर से ये जो डेजर्ट एरिया है, मरु क्षेत्र जो है हरा भरा और नम हो गया। दिस अरेस्टेड सॉइल इरोजन, दिस अरेस्टेड सॉइल इरोजन का मतलब इसके कारण मिट्टी का कटाव भी कम हो गया। अफॉरेस्टेशन एंड पैस्चर डेवलपमेंट वर आल्सो टेकन अप। अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण यानी वन लगाना, जंगल लगाना, और पेस्चर एरिया, इसका मतलब पेस्चर डेवलपमेंट का मतलब चारागाहों का विकास हुआ, चारागाहों का विकास हुआ। वेयर farmers earlier grew chana, bajra and jawar
intensive irrigation allowed them to cultivate wheat and cotton. यानी सिंचाई की गहनता का प्रभाव क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, वहां अब गेहूं, कपास और मूंगफली की भी खेती होने लगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, यानी इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई. हाउएवर एक्सेसिव इरिगेशन एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर ओवर द ईयर्स लेड टू प्रॉब्लम्स सच एज वाटर लॉगिंग एंड इंक्रीज्ड सैलिनिटी. लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे, जैसे कि सघन सिंचाई के कारण और जल के अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव यानी वाटर लॉगिंग एंड मृदा लवणता यानी सैलिनिटी यानी सॉइल सैलिनिटी की समस्याएं उत्पन्न हो गई. राइट बेटा, दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. मैंने इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको बार बार अच्छे से पढ़ना. टोटल देयर आर 8 पार्ट्स, 8 पार्टों में 8 पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में. अब इसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे.